पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास चालू करेंगे। पिछली क्लास का हमारा जो भी टॉपिक था उसमें हमने पूर्वाग्रह के विकास के कारण देखे थे। पूर्वाग्रह के विकास के कारणों में जितने भी टाइप के कारण थे उन सबको हमने डिटेल में समझा हुआ था कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है, सामाजिक असमानता क्या है, सांस्कृतिक धर्म कारण क्या है, आघातजन अनुभव क्या है, निरंकुश व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति कैसे निरंकुशता के आधार पर व्यक्तित्व वगैरह उसका बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद अंतः समूह क्या है, बाह्य समूह का संबंध, अंतः समूह बाह्य समूह से संबंध के आधार पर कैसे बदलाव आता है। इसके अलावा हमने नैराश्य आक्रामकता कैसे काम करती है, व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, व्यक्तिगत कारणों में आता है। इसके अलावा संस्थागत समर्थन, इसके आधार पर हमने क्या किया था, पूर्वाग्रह के विकास के कारणों को समझने का प्रयास किया था, ठीक है। आज आज की क्लास जो हमारी है वो किस पॉइंट पे होने वाली है कि पूर्वाग्रह के प्रकार क्या होते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा समझने वाले हैं, ठीक है। पूर्वाग्रह के प्रकार भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो पूर्वाग्रह के प्रकारों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्या आता है आपका जातिगत पूर्वाग्रह, भाषाई पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, धार्मिक अथवा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, ठीक है। ये जो जितने जितने प्रकार के पूर्वाग्रह है इन सबको अब हम आज क्या करेंगे, डिटेल में समझने का कोशिश प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, सबसे पहले आपका क्या आता है, जातिगत पूर्वाग्रह, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, एक मिनट है ना। हम्म सबसे पहले आता है आपका जातिगत पूर्वाग्रह। जातिगत पूर्वाग्रह क्या होता है कि ऐसा पूर्वाग्रह जो जाति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। मतलब आप उच्च जाति के हैं अथवा आप निम्न जाति के हैं, आप फला जाति के हैं, आप क्या है ढिमका जाति के हैं, जो भी अमुक अमुक जाति के आप हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम एक परसेप्शन तैयार करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति जो इस जाति का है वो ऐसा काम करेगा ही करेगा, या दूसरा व्यक्ति जो इस जाति का है वो ऐसा काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लें कि हमारे देश में क्या है, वाल्मीकि समाज है, हमारे देश में क्या है, वाल्मीकि समाज या वाल्मीकि जाति है। हम मान के चलते हैं, हमारा एक परसेप्शन बना के रखा हुआ है, हम मतलब बाकी जितनी दूसरी जाति के जितने भी लोग हैं, हर जाति के, वो सब क्या मान के चलते हैं कि देश में सफाई गंदगी साफ करने का काम किसका है, वाल्मीकि समाज का। ये हमने एक पूर्वाग्रह बना लिया किसके प्रति, वाल्मीकि जाति के प्रति, ठीक है। तो इस प्रकार से जातिगत पूर्वाग्रह क्या है, काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भाषाई पूर्वाग्रह। भाषाई पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है, भाषा के आधार पर हम क्या हो जाते हैं, दूसरों के प्रति पूर्वाग्रहित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सा बात करें, अभी हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं दिखते हो या इस चीज़ आपको ना पता हो, बट अगर आप आज से ठीक 20-25 साल पहले चले जाइए तो मराठियों का, किनका, मराठी भाषी लोगों का, मराठी भाषी की बात करें, मराठी भाषी लोगों का तमिल भाषी लोगों के प्रति, ठीक है, मराठी भाषी लोगों का तमिल भाषी लोगों के प्रति एक अलग ही प्रकार का पूर्वाग्रह, अथवा तमिल का मराठियों के प्रति एक अलग ही प्रकार का पूर्वाग्रह होता था, ठीक है। वो किससे उत्पन्न हुआ, भाषा के कारण उत्पन्न हुआ, ठीक है। फिर आता है लैंगिक पूर्वाग्रह। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है लैंगिकता के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या है, लैंगिकता के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या है, आपका लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। आप मान के चलते हैं कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, आपने क्या मान लिया, महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, पुरुष अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, ये आपका क्या है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो गया। नेक्स्ट आता है आपका धार्मिक या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। धार्मिक या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह क्या होता है, जो धर्म अथवा संप्रदाय अथवा मजहब आदि के आधार पर किया जाता है, कि आपने मान लिया कि एक पर्टिकुलर समाज के लोग क्या होते हैं, हिंसक होते हैं, या आपने एक पर्टिकुलर धर्म के लोग क्या होते हैं, हिंसक होते हैं या आतंकवादी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। कुछ तो मिल जाएंगे ना जो आतंकवादी नहीं होंगे। तो ऐसा क्या हो जाता है, धार्मिक या सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका राजनीतिक पूर्वाग्रह। राजनीतिक पूर्वाग्रह क्या है कि हम मान के चलते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए सिंपल से बात कर लें कि अगर आप कोई युवा मिल जाए, ठीक है, जिसको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, उससे पूछो कि भाई साहब आप राजनीति में क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, उसका उत्तर क्या देते हैं कि राजनीति में सब भ्रष्ट लोग होते हैं, राजनीति में सिर्फ भ्रष्टाचारी लोग जाते हैं, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। राजनीति में बहुत सारे आपको नेता मिल जाएंगे जो अपने जीवन में उनने ईमानदारी के सर्वोच्च स्तर का पालन किया है, ठीक है, और जनता की सेवा ही की है उनने सिर्फ, और कुछ नहीं किया इसके अलावा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राजनीतिक पूर्वाग्रह हो गया हमारा। इसके बाद आता है क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, जो क्षेत्रीयता के आधार पर, मतलब आप पर्टिकुलर क्षेत्र के व्यक्ति हैं, या आप पर्टिकुलर क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने आपके प्रति क्या बना लिया, एक पूर्वाग्रह बना लिया। जैसे उदाहरण के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है बिहारियों का, किनका, बिहारियों का मराठियों के प्रति, अथवा मराठियों का बिहारियों के प्रति। मराठियों का बिहारियों के प्रति क्या पूर्वाग्रह है कि बिहारी लोग हमारी नौकरी ले जाते हैं। मराठियों का बिहारियों के प्रति क्या पूर्वाग्रह है कि बिहारी लोग हमारी नौकरी ले जाते हैं। ये तो आपका पूर्वाग्रह होगा भैया, है ना। ये क्या है, फैक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो लोग तो काम करते हैं, उनको काम मिलता है, आप काम नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह इस प्रकार से काम करता है। जातिगत पूर्वाग्रह, भाषाई पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, धार्मिक सामुदायिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, ये हमने सभी पूर्वाग्रह के प्रकार आज डिस्कस किए, ठीक है। अब आता है पूर्वाग्रह के प्रभाव। पूर्वाग्रह के प्रभाव को हम दो स्तरों पे देखेंगे, पूर्वाग्रह के सकारात्मक प्रभाव है, पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। देखो इस चीज को अच्छे से क्लियर रखो, पूर्वाग्रह सदैव क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। पूर्वाग्रह सदैव क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। पर पूर्वाग्रह से आने वाले प्रभाव सकारात्मक
अथवा नकारात्मक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। पूर्वाग्रह सदैव क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। उस पूर्वाग्रह, नकारात्मक पूर्वाग्रह का जो व्यवहारिकता आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, विभेद बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विभेद बोलते हैं। पर क्या होगा पूर्वाग्रह के प्रभाव में कि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सकारात्मक प्रभाव में। पूर्वाग्रह में सबल समूह के मध्य एकता भाईचारे का क्या होता है, विकास होता है। सबल समूह मतलब क्या होता है, एक ही माइंडसेट के लोग मिल गए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया क्षेत्रीयता के आधार पर कि बिहारियों को मराठियों के प्रति, मराठियों को बिहारियों के प्रति क्या है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है। पर एक स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे उस स्थिति को समझो कि बिहारी कोई मतलब 4-5 बिहारी कहाँ मिल गए, मुंबई में मिल गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उनका आपस में मित्रता हो जाएगी, उनका अपना एक समूह बन जाएगा। इससे क्या हुआ, सबल समूह की मदद क्या हुआ, भाईचारे का विकास हो गया। ठीक है, दूसरा कि पूर्वाग्रह के द्वारा व्यक्ति के अंदर दमित इच्छाओं कुंठाओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सा बात कर लें कि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा था आपके जीवन में, तो आपने क्या कर दिया, किसी अन्य कारण को उस चीज के लिए अपने असफलता के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, आपको संतुष्टि मिली, आपकी दमित इच्छाओं की क्या हो गई, कुंठाओं क्या हो गई, पूर्ति हो गई। इसके बाद आता है पूर्वाग्रह के कारण आर्थिक लाभ, फायदा भी हो सकता है। ये अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि सबल समूह का क्या होता है, सबल समूह के मतलब एकता एवं भाईचारे का विकास होता है। उसी प्रकार से क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि बिहारियों का मराठियों के प्रति अथवा मराठियों को बिहारियों के प्रति एक क्या है, पूर्वाग्रह है। अब समझ लो वही 10-15 बिहारी लोग कहाँ मिल गए आपको, मुंबई में मिल गए, उनका अपना एक समूह बन गया। तो वो क्या करते हैं, इनमें से एक बिहारी क्या थी, दुकान थी किराने की, तो बाकी जो बिहारी लोग रहेंगे वो सब कहाँ से सामान खरीदेंगे, यहीं से सामान खरीदेंगे, इसकी दुकान से। इससे क्या हुआ, आर्थिक लाभ प्राप्त होने लग जाता है सबल समूहों को या फिर पूर्वाग्रह के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो चूंकि अब पूर्वाग्रह क्या है, एक नकारात्मक एक्टिविटी है। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या है, एक नकारात्मक विचार है। तो सीधी सी बात है, उसके प्रभाव भी अधिकांशतः क्या रहने वाले हैं, नकारात्मक रहने वाले हैं। कुछ ही प्रभाव क्या पड़ेंगे, सकारात्मक पड़ेंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। नकारात्मक प्रभाव में क्या आता है, पूर्वाग्रह के कारण राष्ट्रीय एकता में अवरोध उत्पन्न होता है। जस्ट अभी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया पूर्वाग्रह के प्रकारों में एक क्या प्रकार होता है, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह मतलब क्या हुआ, आप एक क्षेत्र के व्यक्ति के प्रति क्या हो रहे हैं, पूर्वाग्रहित हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के कारण उस पर्टिकुलर क्षेत्र का व्यक्ति क्या हो जाएगा, आपसे अलग होने लग जाएगा। मतलब हो सकता है ये जो अलगाव की वो है प्रथा चालू हो रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय एकता अखंडता के अस्तित्व के लिए खतरा बन करके उभर करके सामने आएगी। ठीक है, दूसरा आता है सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न पड़ता है। सिंपल सा, आप दूसरे मजहब के प्रति, दूसरे संप्रदाय के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति क्या पूर्वाग्रहित, जाति के प्रति पूर्वाग्रहित हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सामाजिक जो ताना बाना है वो क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूर्वाग्रह के कारण सामाजिक संघर्ष की भावना में वृद्धि होती है। सामाजिक संघर्ष की भावना में कैसे वृद्धि होती है, क्योंकि आप दूसरे वर्ग के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति पूर्वाग्रहित हैं, तो सीधी सी बात है आप उससे क्या है, खुश नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होगी। इसके अलावा सामाजिक विघटन तेजी से होता है, और सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रहित हैं आप। और पूर्वाग्रहित रहते हुए एक व्यक्ति क्या है, योजनाओं का क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, पूर्वाग्रह के प्रकार थे। अब आता है विभेद। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था, पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, एक नकारात्मक विचार है, नकारात्मक स्थिति। ठीक है, उस नकारात्मक स्थिति का जो जब हम व्यवहारिकता प्रदान करते हैं, उसको व्यवहारिक रूप में लेके आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, विभेद बोला जाता है। विभेद एक इथिक्स का टर्म है। उसको सामान्य भाषा में आप क्या बोल सकते हैं, भेदभाव बोल सकते हैं। उसको सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं आप, भेदभाव बोल सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ इसमें क्या होता है ये विभेद में किसी विशेष समूह में सदस्यता के कारण दूसरे समूह के साथ अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से व्यवहार किया जाता है। मतलब क्या है, आप किसी एक समूह के सदस्य हैं, तो उस समूह में सदस्यता कारण आपके साथ किया जाएगा, अनुकूल अथवा प्रतिकूल व्यवहार किया जाएगा। मतलब सकारात्मक अथवा नकारात्मक व्यवहार किया जाएगा। कैसे, ज्यादातर लोगों को उम्र, लिंग, वचन, त्वचा का रंग, बीमारी, विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, भाषण, कपड़े, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर क्या किया जाता है, विभेद अथवा भेदभाव किया जाता है। मतलब सिंपल सा क्या है कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं। ठीक है, वो किन किन आधारों पे कर सकते हैं आप, तो ये जो क्या है आपको वो दिए हुए हैं, भेदभाव के उदाहरण दिए हुए हैं कि किन किन आधारों पे कर सकते हैं। इन आधारों पे भेदभाव हमको समाज में देखने को मिलता है। कोई किसी को नाटा बोलता है, कोई किसी को गोरा बोलता है, कोई किसी को काला बोलता है, कोई किसी को मोटा बोलता है। ये सब क्या हो जाते हैं, भेदभाव के आधार हो जाते हैं। ठीक है,
अब ये जो पॉइंट है इसको हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि विभेद क्या है, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। जस्ट अभी हमने वापस इसको पीछे ऊपर भी डिस्कस किया था कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, पूर्वाग्रहित होते हैं किसी के प्रति। हम क्या होते हैं, किसी के प्रति पूर्वाग्रहित होते हैं। पूर्वाग्रह क्या हो जाता है, एक निगेटिव एक्टिविटी हो जाती है। पूर्वाग्रह क्या होता है, एक निगेटिव विचार हो जाता है। संज्ञान का क्या है, नकारात्मक स्थिति है। संज्ञान की क्या है, एक नकारात्मक स्थिति है, ठीक है। फिर क्या होता है, हम इस नकारात्मक स्थिति को, हम ये जो नकारात्मक विचार हमारे मन में लेके आए थे, इसको क्या करेंगे, हम भावनाओं में लेके आएंगे। इसको क्या करेंगे, हम अपनी भावनाओं में लेके आएंगे। भावनात्मक तत्व हमने पीछे पढ़ा हुआ था, ठीक है, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। हमने क्या करेंगे, उसको भावनाओं में लेकर के आएंगे। भावनाओं में जैसे ही लेकर के आएंगे तो हमारे अंदर क्या है, कुछ नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। नकारात्मक भावों को हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली व्यवहार में लेके आएंगे। जब हम नकारात्मक भावों को, जैसे मान लीजिए आपके अंदर घृणा, द्वेष, ये सब भाव उत्पन्न हुए, उसको क्या करेंगे आप फाइनली किस में लेकर के आएंगे, व्यवहार में लेकर के आएंगे। तो इसी कारण क्या बोल दिया गया, व्यवहार क्या, विभेद क्या है, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद क्या है, विभेद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। इसमें क्लियर रखो एकदम पॉइंट को, क्या क्या क्लियर रखना है। पूर्वाग्रह सदैव क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। पूर्वाग्रह के आधार पर किया जाने वाला विभेद क्या रहेगा, सकारात्मक अथवा नकारात्मक रहेगा, ठीक है। पहला एक हो गया, पूर्वाग्रह क्या रहेगा, सदैव नकारात्मक रहेगा। पूर्वाग्रह के आधार पर किया जाने वाला विभेद सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है, पहला, ठीक है। इसके अलावा कि पूर्वाग्रह के जो प्रभाव पड़ते हैं, तो पूर्वाग्रह के प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों रूप से पड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। पूर्वाग्रह सदैव नकारात्मक रहेगा, उससे पड़ने वाले प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो जाएंगे, और उससे होने वाला भेदभाव अथवा विभेद सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब आता है उदाहरण के लिए, यहाँ पे आपको उदाहरण, ये कई बार हमने डिस्कस किया, गोरे लोगों को काले लोगों के साथ अथवा काले लोगों को गोरे लोगों के साथ क्या होता है, एक नकारात्मक विभेद होता है। अब आता है पूर्वाग्रह और विभेद में अंतर क्या होता है, उसको हम क्या है डिस्कस करते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पे आते हैं। पूर्वाग्रह केवल एक सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण किसी व्यक्ति के प्रति क्या हो जाता है, अनुचित एवं आधारहीन रवैया है। मतलब क्या है, मैं आपके प्रति एक अनुचित अथवा आधारहीन अथवा नकारात्मक रवैया क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पर्टिकुलर सामाजिक समूह के क्या हैं, सदस्य हैं, ठीक। सिर्फ एक कारण से, ठीक है। दूसरा कि भेदभाव क्या है, भेदभाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के समूह के साथ अन्याय या नकारात्मक व्यवहार से है, क्योंकि यह किसी विशेष वर्ग, समूह या आदि से क्या होता है, संबद्ध होता है, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हम क्या है, एक रवैया रख रहे हैं दिमाग में। उस रवैये को हम क्या करेंगे, जब व्यवहारिकता प्रदान कर देंगे, मतलब उसको नकारात्मक व्यवहार अथवा सकारात्मक व्यवहार जो भी है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब तो क्या कहलाएगा, आपका विभेद कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि तुलना के आधार में, तो यह क्या है, मतलब पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह केवल एक भ्रांति है जो आपके मन में है। मन में मतलब आपने संज्ञान में अपने बैठाया था ना, पर्टिकुलर नकारात्मक चीज, नकारात्मक विचार, तो वो क्या हो गया, आपके मन की भ्रांति हो गई, जबकि ऐसा था नहीं, इसलिए भ्रांति है। दूसरा विभेद क्या है, विभेद क्या होता है, तो यह पूर्वाग्रह की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है। पूर्वाग्रह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये धारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे विचार, धारणा, मन का जो प्रतिनिधित्व है कौन करता है, पूर्वाग्रह करता है। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, हमारे कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। प्रकृति की बात करें तो पूर्वाग्रह सदैव कैसा रहेगा, गैर जागरूक उसकी प्रकृति का होता है, जबकि भेदभाव अथवा विभेद कैसा होता है, सचेत एवं जागरूक। मतलब क्या होगा, जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो हो सकता है आपको उसके बारे में क्या है, जानकारियों का अभाव हो, अपूर्ण जानकारियां हो, गलत जानकारियां हो, ठीक है। तो वो स्थिति क्या कहलाई जाएगी, आपकी गैर जागरूक स्थिति कहलाएगी। पर अल्टीमेटली क्या करेंगे आप, उस चीज को अगर वो कर रहे हैं, विभेद में लेकर के आ रहे हैं, उसको व्यवहार में लेकर के आ रहे हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा, आपका सचेत अथवा गैर जागरूक स्थिति बोला जाएगा, ठीक है। सचेत अथवा गैर जागरूक स्थिति, सचेत और गैर जागरूक स्थिति बोला जाएगा, ठीक है। सचेत मतलब कि आपने चैतन्य की अवस्था में, आपने चैतन्यता की अवस्था में पूरे इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए आपने वो कर्म किया था, ठीक है, इसलिए चैतन्य की अवस्था कहलाएगी। पूर्वाग्रह के कारण क्या होता है, रूढ़िवादिता में वृद्धि होती है। विभेद के कारण क्या होता है, पक्षपात में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पूर्वाग्रह में क्या शामिल है, तो किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक रवैया शामिल है, कई बार डिस्कस कर लिया हमने। विभेद में क्या शामिल है, तो एक व्यक्ति या समूह के प्रति अनुचित व्यवहार शामिल है। अंग क्या है, तो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष शामिल होता है, इसमें व्यवहारात्मक पक्ष शामिल होता है, आपको ही पता है। कानूनी कार्यवाही, तो कानूनी कार्यवाही अगर आप किसी चीज, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के प्रति क्या है, आप पूर्वाग्रहित हैं,
तो इसके लिए आपको कोई सजा नहीं होगी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती आपके खिलाफ। मतलब सिर्फ आपने सोचा था ना, जैसे उदाहरण के लिए सिंपल से बात कर लें कि आपने चोरी मन में सोच ली, यहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं आप कि मैं चोरी करना है, ठीक है, इसके लिए कोई सजा नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपका पूर्वाग्रह कोई विचार आपके मन में चल रहा है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, बट उसको जैसे ही आप किस में कन्वर्ट करेंगे, विभेद में कन्वर्ट करेंगे, तो कानूनी कार्यवाही का प्रावधान वहां पर बन जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सा कि जातिवाद क्या होता है, सही होता है, आप उसको मान के अपने दिमाग में बैठे हुए हैं, वो पूर्वाग्रहित है आप, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, आप मानते रहिए। पर जैसे ही क्या करेंगे, उसको मानते हुए आप क्या करने लग जाएंगे, जातिवाद करने लग जाएंगे, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान वहां पे चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आता है पूर्वाग्रह में विभेद को रोकने या कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है असंगत भूमिकाएं, कि व्यक्ति जो भी भूमिका निभाता है उससे संबंधित कुछ विचार होते हैं, यदि उसे किसी असंगत भूमिका में रख दिया जाए तो उसके प्रति क्या करने लग जाएगा, सकारात्मक विचार रखने लगेगा। समझ लो कि आप क्या थे, यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आप क्या है, यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके प्रति क्या है, आपने एक नकारात्मक विचार बना करके रखा हुआ, आप उनके प्रति पूर्वाग्रहित है। फिर मैं क्या करता हूँ आपको, और यहाँ पे क्या था, आपके सभी चीजें क्या थी, आपके प्रति अनुकूल थी, इसलिए आपने क्या बना के रख लिया, एक नकारात्मक विचार बना के रख लिया। मैं उठा करके कहाँ रख दूं आपको, एक अनजान जगह पर रख दूं, ठीक है, जहां पे परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेगी। असंगत भूमिकाएं अगर मैं दे दूं आपको, कुछ अलग कार्य करने के लिए मैं क्या कर दूं, प्रदान कर दूं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो पूर्वाग्रह आपका बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, वो क्या है कि दो परस्पर पूर्वाग्रह रखने वाले समूहों को उभयनिष्ठ लक्ष्य दे दिया जाए, तो उनके मध्य आपसी सहयोग और सकारात्मकता में वृद्धि होगी और पूर्वाग्रह में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई हैं, ये एक दूसरे के प्रति क्या रखते थे, पूर्वाग्रह रखते थे। हमने क्या कर दिया, दोनों को एक ऐसा काम दिया जिसको मिलकर दोनों मिलकर के ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाई इनको हमने जेड काम दिया, ये जेड प्रोजेक्ट दे दिया था, इसको पूरा करने के लिए इन दोनों को आपस में मिलना पड़ेगा। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये क्या करें, दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह को खत्म करके मिल करके काम करें और बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद आता है समूह सदस्यता में परिवर्तन की, मतलब समझ लो कि आप क्या थे, एक्स समूह के क्या थे, आप मेंबर थे, और वाई समूह के प्रति आपने क्या बना के रखा था, एक नकारात्मक वो बना के रखा हुआ था, पूर्वाग्रह बना के रखा हुआ था आपने, ठीक है। समझ लो एक्स समूह के मेंबर थे, वाई समूह के प्रति आपने एक नकारात्मक व्यवहार बना करके रखा हुआ है, नकारात्मक सॉरी पूर्वाग्रह बना करके रखा हुआ है आपने। तो मैंने क्या कर दिया, आपने आपको आपको एक्स समूह से उठाकर कहाँ रख दिया, वाई समूह में रख दिया। मतलब मैंने आपको उसके साथ रख दिया जिसके प्रति आपका एक पूर्वाग्रह था। अब आपका पूर्वाग्रह वहां से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे समझ लो कि आप वामपंथी दल के वामपंथी संगठनों के क्या हैं, सदस्य हैं, तो अगर आप सीधी सी बात है, आपका क्या होगा, आरएसएस के प्रति एक वो होगा, पूर्वाग्रह होगा। पर यहाँ से उठा करके कुछ दिन के लिए मैं क्या कर दूं, आपको आरएसएस की शाखा में भेजना चालू कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां से रवैया जो है या पूर्वाग्रह जो है वो पलट जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है शैक्षणिक कार्यक्रम, ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक मिनट ना, हम क्या किया जाता है, पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए, तो जिसके प्रति आप पूर्वाग्रहित हैं उसके प्रति इसलिए पूर्वाग्रहित हो सकते हैं आप कि आपके पास जानकारियों का अभाव है। तो मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, आपको कुछ नई जानकारियां, कुछ नई सूचनाएं, कुछ नए तरीके से प्रशिक्षण, शिक्षा आदि प्रदान की जाएगी, ताकि आप क्या कर सकें, अपने विचारों में परिवर्तन ला सकें, और आप क्या आपका जो पूर्वाग्रह है वो क्या हो सके, समाप्त हो सके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रचार। प्रचार कार्यक्रम कैसे आपको मदद करता है पूर्वाग्रह खत्म करने के में, तो विभिन्न प्रचारों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर एवं आपसी भाईचारा में सकारात्मकता को फैला करके पूर्वाग्रह किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, आप जिसके भी प्रति जिस समूह के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति, जिस स्थान के प्रति आदि के प्रति आप क्या क्या थे, पूर्वाग्रहित थे, उसके प्रति मैं क्या करूं, आपको कुछ प्रचार प्रचार सामग्री प्रदान करूं जो सकारात्मक नेचर की हो, ठीक है, जो सकारात्मक प्रकृति की हो। वो प्रचार सामग्री अगर मैं आपको प्रदान करता हूं, तो उसको पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, देख करके आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उसके प्रति पूर्वाग्रह को खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कानूनी प्रतिबंध। कानूनी प्रतिबंध कैसे कि विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म एवं सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, मिथ्या जानकारी कानूनी प्रतिबंध लगा करके खत्म की जा सकती है। जैसे आप जातिगत पूर्वाग्रह को मानते होंगे, आप धार्मिक पूर्वाग्रह को मानते होंगे, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को मानते होंगे। अब इनको रोकने का सामान्य सा तरीका क्या है, कानून बना दीजिए और वो उसको रोकने का प्रयास कर लीजिए। जैसे क्या है, जातिगत पूर्वाग्रह आप मानते थे, तो आपको क्या कर दिया गया, सिविल राइट एक्ट बना दिया गया, SC ST एक्ट बना दिया गया, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से काम किया जाता है। इसके बाद आता है नागरिक समितियां, मतलब क्या है, सामाजिक समूह होते हैं। नागरिक समितियां क्या होती हैं, सामाजिक समूह होते हैं जो इस दिशा में क्या है, बहुत कुछ काम करते रहते हैं। तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में एड ऑन कर सकते हैं, ताकि वो भी कुछ अपना सहयोग दे सकें पूर्वाग्रह को समाप्त करने में, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका पूर्वाग्रह था। अभी ये तक हमने क्या देख लिया, पूर्वाग्रह के प्रकार क्या होते हैं, पूर्वाग्रह के प्रभाव क्या होते हैं, विभेद क्या होता है, और पूर्वाग्रह विभेद में अंतर क्या होता है, और पूर्वाग्रह अथवा विभेद को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। इस सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया, अभी आज के लेक्चर में देख लिया है। इसके बाद आता है आपका रूढ़िवादिता। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।
किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अब आता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है, तो किसी समूह सदस्य के बारे में तार्किक आधार के अभाव में, ठीक है, मतलब क्या है, तार्किकता का वहां पर क्या है, अभाव है। तार्किकता मतलब तथ्य वगैरह हो जाते हैं, लॉजिक वगैरह जिसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो किसी समूह सदस्य के बारे में लॉजिक्स अथवा तार्किकता के आधार के अभाव में विश्वास का क्या कर लेना, एक पुलिंदा बना लेना। मतलब क्या है, लोगों के प्रति आप क्या बना रहे हैं, विचारों का अथवा विश्वासों का। विचारों से भी हमने देखा था, ठीक है, विचारों का आपको हायरार्की याद है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सबसे नीचे क्या आते हैं विचारों के प्रकारों की, अगर विचार के प्रकार की अगर हम बात करें या विचार के भेद की बात करें, सबसे पहले नीचे क्या आ जाता है आपका, मत अथवा राय विचार आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका, विचार आता है, फिर मत अथवा राय आती है, फिर विश्वास आता है आपका, और फिर क्या आता है, दृढ़ विश्वास आता है, ठीक है। तो हम विश्वास की बात कर रहे हैं अभी। तो किसी समूह सदस्य के बारे में तार्किकता के आधार के अभाव में क्या कर लेते हैं आप, विश्वासों का एक पुलिंदा बना लेते हैं, और ये विश्वासों का पुलिंदा क्या कहलाता है, रूढ़िवादिता कहलाती है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के बारे में उसके वर्ग के आधार पर अच्छी या बुरी बातों का निर्धारण करते हैं, चाहे वह वास्तव में गुण हो या ना हो, ऐसे निर्णयों को क्या कहा जाता है, रूढ़िवादिता कहा जाता है। सिंपल सा क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के बारे में उसके वर्ग के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, उसकी अच्छी बुरी बातों का निर्धारण कर लेते हैं, मान के चलते कि अच्छा या बुरा है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, वास्तव में रूढ़िवादिता कहा जाता है। उदाहरण कि बिल्ली के रास्ता काटने पर वहां से ना निकलना, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की रूढ़िवादिता है। क्या इस पे कोई इसी प्रकार कोई लॉजिक है, क्या इसमें किसी प्रकार कोई लॉजिक है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से चीज रूढ़िवादिता के रूप में आती है, ठीक है। इसके बाद आता है रूढ़िवादिता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो रूढ़िवादिता की विशेषताओं में सबसे पहला क्या, समानता बदलाव नहीं होता। मतलब रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में लंबे कालखंड में हम क्या करते हैं, अपने उसमें जीवन में उस चीज को क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। तो इस कारण उसमें क्या है, परिवर्तन भी थोड़ा क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। समानता बदलाव इसी कारण नहीं होता। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए कि कला विषय के प्रति मनुष्य की रूढ़िवादिता है कि वह उसे आज भी कम प्रभावी या विषय मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब आप 10वीं कक्षा पास किए होंगे, 11वीं कक्षा में जाने के लिए, तो कई सारे भैया जी लोगों ने क्या ज्ञान दिया होगा, क्या क्या बोला, बोले साइंस ही ले लो, बोले बायो ले लो, मैथ ले लो, ठीक है। बोले क्या बोला, वो आर्ट बिल्कुल मत लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर्ट बिल्कुल मत लेना, कॉमर्स बिल्कुल मत लेना। ये क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि वो क्या है, रूढ़िवादिता से ग्रसित है। उनको लगता है कि यहाँ पे क्या है, कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। इस कारण वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, रूढ़िवादिता सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना कि पूर्वाग्रह हमने क्या पढ़ा, पूर्वाग्रह को हमने क्या देखा था कि पूर्वाग्रह सदैव क्या रहता है, नकारात्मक रहता है, जबकि रूढ़िवादिता सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र का आईआईटी में चयन होने पर उसे श्रेष्ठ मान लेना हमारी क्या है, रूढ़िवादिता। मतलब क्या हो जाता है, हम कोई छात्र क्या हो गया, आईआईटी में चयन हो गया, कोई छात्र आईएएस बन गया या अन्य चीज़ें हो गई, तो हम क्या मानते हैं कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति काम में सफलता अर्जित किया है, उसकी उस एकमात्र सफलता के आधार पर हम क्या मान लेते हैं कि वो जीवन में क्या बन गया, श्रेष्ठ बन गया। जबकि जीवन में श्रेष्ठ बनने के पैमाने ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक रूढ़िवादिता है। इसके बाद रूढ़िवादिता वर्ग के आधार पर सामान्यीकरण पर आधारित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादिता सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति आपकी रहेगी। हो सकता है जो रूढ़िवादिता आपकी पूरे एक समूह के प्रति हो, पूरे एक वर्ग के प्रति हो, और उसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, अपनी रूढ़िवादिताओं का विकास कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिथ्या वर्गीकरण। मिथ्या वर्गीकरण किस में होता है, रूढ़िवादिता के आधार पर किया जाता है कि रूढ़िवादिता अतार्किक, अबौद्धिक या मिथ्या होती है, गलत होती है। अन्य व्यक्तियों में उसके वर्ग से संबंधित गुणों को क्या करते हैं, हम निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आता है रूढ़िवादिता के विकास के कारण। रूढ़िवादिता के विकास के कारणों में सबसे पहला कारण क्या आता है, मिथ्या ज्ञान। मतलब आपके पास गलत जानकारी है। कैसी गलत जानकारी, जैसे कि अधिकांश रूढ़िवादिता मिथ्या या आंशिक ज्ञान या अनुभव पर आधारित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट गई है, ये आपको कैसे पता कि वो गलत है अथवा सही है, उससे आपका भला हो जाएगा बुरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई तार्किकता नहीं है। हम सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या आ जाती हैं, रूढ़िवादिता में आ जाती हैं। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, रूढ़िवादिता सकारात्मक अथवा, एक मिनट ना, रूढ़िवादिता सकारात्मक अथवा क्या हो सकती है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बिल्ली के रास्ता काटने से वहां से नहीं निकलना चाहिए, क्या इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता है, क्या इससे किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, रूढ़िवादिता क्या होती है, सकारात्मक होती है। और रूढ़िवादिता नकारात्मक कब होती है, कि किसी पर्टिकुलर जाति, समूह, धर्म आदि के बारे में आपने कुछ विश्वासों का एक पुलिंदा बना लिया है, ठीक है, जो कि नकारात्मक है, तो वो नकारात्मक रूढ़िवादिता के तौर पर परिभाषित किया जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक मान्यताएं क्या होती हैं। तो प्रत्येक समाज धर्म जाति में कुछ ना कुछ अनुकूल अथवा प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल अथवा प्रतिकूल धारणाएं होती हैं जो व्यक्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती हैं, हस्तांतरित होती रहती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जाति धर्म आदि में क्या है, कुछ ना कुछ अनुकूल प्रतिकूल धारणाएं बनी होती हैं। उदाहरण के लिए कि मुस्लिम महिलाओं में पहना जाने वाला बुर्का एवं पुरुषों की दाढ़ी जो अरब देश में रेगिस्तान की धूल के बचाव के लिए प्रयोग में लाए जाते, तो वर्तमान में क्या है, एक रूढ़िवादिता के रूप में बन गए। सिंपल सा क्या है कि पहले बुर्का क्यों पहना जाता था, मतलब बुर्का प्रथा कहाँ से चालू हुई, अरेबियन उसमें से चालू हुई, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला से, ठीक है। कहाँ से चालू हुई, अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो चीज़ चालू हुई वहाँ वहाँ पे क्यों प्रचलित थी, क्योंकि वो पूरा क्या है, रेगिस्तान है, वो पूरा क्या है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में क्या, चेहरा ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़ा बांध करके रखना पड़ेगा। वो चीज़ धीरे धीरे क्या जाती गई, दुनिया के अन्य देशों में पहुँचती गई जहाँ जहाँ इस्लाम चला गया, ठीक है। पर आज की तारीख में उसको पहना जा रहा है, जबकि उसके संबंध में कोई तथ्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई अन्य चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहला जाती है, आपकी रूढ़िवादिता के तहत कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी में क्या आ जाता है आपका, एक मिनट है ना, सामाजिक दूरियों की वजह से समाज में अधूरी एवं गलत जानकारियां फैलती हैं जो रूढ़िवादिता क्या करती हैं, जन्म देती हैं, ठीक है। सामाजिक दूरी की वजह से क्या होता है, अधूरी एवं गलत जानकारियां फैलती हैं। जैसे विवेकानंद द्वारा दिया गया सिद्धांत एक पंथ के रूप में अपनाया जाना है। मतलब क्या होता है, हम सामने वाले व्यक्ति को ही क्या बना देते हैं, भगवान बना देते हैं, या उस रूप में क्या कर लेते हैं, हम चीज़ों को चलाने लग जाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक दूरी में क्या हो गया, दूरियों की वजह से क्या होता है, समाज में अधूरी और गलत जानकारी फैलती है। उस अधूरी और गलत जानकारी के आधार पर क्या होता है, रूढ़िवादिता का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अज्ञानता। अज्ञानता में क्या है, शिक्षा का अभाव अज्ञानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ज्ञान ना होने की वजह से किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति धर्म समुदाय के बारे में क्या हो जाती है, हमारे पास गलत धारणाएं बन जाती है, ठीक है। अज्ञानता, बस दरअसल रूढ़िवादिता का जो मुख्य कारण है वो क्या होना चाहिए, अज्ञानता होना चाहिए। हर कुछ चीज़ किसकी वजह से हो रही है, अज्ञानता अथवा अशिक्षा की वजह से हो रही है, ठीक है। तो आप अज्ञानी हैं, आप अशिक्षित है, आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, आपके पास गलत जानकारी है, तो आपने क्या कर लिया, रूढ़िवादिता का विकास कर लिया, पूर्वाग्रह का विकास कर लिया, ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम में क्या होता है कि हम समाज से बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और समाज से सीखी हुई चीज़ क्या हो जाती है, रूढ़िवादिता के तौर पे हमारे अंदर क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। जैसे कि यह रूढ़ियाँ सामान्यतः समाज में रहकर सीखी जाती हैं और रूढ़िवादिता एक प्रकार की मनोवृत्ति निर्मित करती है, जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने में क्या करती है, मदद करती है। रूढ़िवादिता से क्या होता है, मनोवृत्ति का निर्माण होता है, उसी मनोवृत्ति से फिर रूढ़िवादिता और क्या हो जाती है, प्रबल होती जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि वरिष्ठ लोगों द्वारा बच्चों को जैसा बताया जाता है वैसे ही क्या करते हैं, वो सीखते जाते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों को आप जो सिखाएंगे वही क्या है, वैसा वो व्यवहार करने लग जाएंगे। तो अगर आप उनको कोई रूढ़िवादी ज्ञान दे रहे हैं तो वो क्या है, रूढ़िवादी अनुसार क्या करने लग जाएंगे, व्यवहार करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इसके बाद आता है आपका भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता की बात करते हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है, तो भारत में अनेक जाति धर्म संप्रदाय समुदाय आदि के लोग निवास करते हैं। विभिन्नता में एकता यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, किंतु यहाँ विभिन्न समूह वर्ग जातियों के मध्य तनाव एवं संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं। इस तरह के संघर्ष के पीछे पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता क्या है, उत्तरदायी मानी जाती है। क्या क्या आता है इसमें, जातिगत रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, भाषाई रूढ़िवादिता, क्षेत्रीय रूढ़िवादिता, और इसके अलावा क्या आ जाता है आपका, एक मिनट ना, लैंगिक रूढ़िवादिता और वर्गीय रूढ़िवादिता, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका, जातिगत धार्मिक भाषाई क्षेत्रीय लैंगिक और वर्गीय। इस प्रकार से भारत में क्या है, भारतीय समाज में रूढ़िवादिता क्या स्तर क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके जातिगत पूर्वाग्रह पर, जातिगत रूढ़िवादिता पर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। जातिगत पूर्वाग्रह क्या होता है, तो भारतीय समाज में विभिन्न जातियाँ निवास करती हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति रीति रिवाज परंपरा खान पान विचार सब में बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसके जिसके कारण क्या है, इनके मध्य एक सामाजिक दूरी क्या है, बनी हुई है। और ये जो सामाजिक दूरी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाती है, सामाजिक टकराव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो सामाजिक टकराव किसको जन्म देता है, रूढ़िवादिता को जन्म देता है। जैसे उदाहरण के लिए दलितों के साथ मारपीट घटनाएं जातिगत रूढ़िवादिता क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका धार्मिक रूढ़िवादिता। धार्मिक रूढ़िवादिता क्या हो जाती है कि भारत में विभिन्न धर्मों पंथों संप्रदायों के लोग रहते हैं, यहाँ धर्म विशेष के बारे में, भारत में विभिन्न पंथों संप्रदायों के लोग रहते हैं। यहाँ पर धर्म विशेष के बारे में दूसरे धर्म के व्यक्ति इसके बाह्य पक्षों तथा उनके पूजा स्थल धर्म स्थल ग्रंथ उपासना पद्धति लेकर अनेक रूढ़ियाँ क्या कर लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। कभी कभी यह जो दूरियाँ नहीं रूढ़ियाँ हैं, ठीक है, कभी कभी यह रूढ़ियाँ इतनी हावी हो जाती हैं कि दंगे का रूप ले लेती हैं। तो धर्म के आधार पर क्या करते हैं, जब आप रूढ़ियों का विकास करते हैं तो वो क्या कहला जाती हैं, आपकी धार्मिक रूढ़ियाँ कहला जाती हैं। इससे क्या होता है, सांप्रदायिकता में वृद्धि होती है और देश में क्या हो जाता है, एक तरीके से अशांति अथवा अराजकता का माहौल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भाषाई रूढ़िवादिता। भाषाई रूढ़िवादिता क्या होती है, तो भाषा के आधार पर जो रूढ़िवादिता विकसित होगी, जैसे कि भारत बहुभाषी देश है, यहाँ पर उत्तर में हिंदी भाषा, दक्षिण में तमिल कन्नड़ तेलुगु मराठी
ये सब चल रही हैं, पूर्व में अन्य अन्य भाषाएं चल रही हैं। और इस एक भाषा का लोग दूसरी भाषा के प्रति क्या है, पूर्वाग्रही रूढ़िवादी व्यवहार रखता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सा बात कर लें कि हिंदी भाषी लोगों का मतलब, हिंदी भाषी लोगों का किनके प्रति, तमिल भाषी लोगों के प्रति। तमिल मतलब सिर्फ तमिल, मतलब यहाँ सिर्फ तमिल भाषी नहीं है, यहाँ पे तमिल भाषी के जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदियों का तमिल के प्रति, तमिल का हिंदियों के प्रति, इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसमें तमिल में तेलुगु मलयालम आदि भी क्या है समाहित है। उसको हम एक कॉमन टर्म, जनरल टर्म के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भाषाई रूढ़िवादिता हो गई। इसके बाद क्या आता है, क्षेत्रीय रूढ़िवादिता, मतलब जो क्षेत्र के आधार पर रहेगी, कि भारत में समय समय पर राज्य की मांग की जाती है जिनके मूल में क्षेत्रीय रूढ़िवादिता होती है। यही इनकी पहचान भी बन चुकी है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में अलग राज्य बनाने की मांग लगातार हो रही, जिसको क्या बोला जाता है, नागालिम बोला जाता है। नागालैंड से क्या बनना, हमको नागालिम बनाना है। इसके अलावा क्या हो जाता है आपका, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपको क्या करना है, नया राज्य बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पे चल रही हैं। इसके अलावा बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि अलग राज्यों के बनाने की मांग सदैव क्या है, निरंतर उठती रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है क्षेत्रीय रूढ़िवादिता के बाद आपका लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या आता है, तो लैंगिकता के आधार पर क्या किया जाता है, वो की जाती है, रूढ़िवादिता विकसित की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता। जैसे क्या है कि प्राचीन काल से स्त्री पुरुष विभेद भारतीय समाज में विशेषता रही है। वर्तमान में एक कानूनी संवैधानिक प्रावधान के बावजूद लैंगिक असमानता क्या है, व्याप्त है। यह असमानता प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों आदि के कारण विकसित होती है। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक समाज में परिवार का मुखिया क्या होता है, एक पुरुष होता है, ये क्या है, एक रूढ़िवादिता है। मातृ सत्तात्मक समाज में परिवार का मुखिया क्या होगी, एक माता होगी, ये भी क्या है, एक रूढ़िवादिता है, ठीक है। अगर यही सिर्फ चल रहा है तो भी ये रूढ़िवादिता, अगर सिर्फ यही चल रहा है तो ये भी क्या है, रूढ़िवादिता है, ठीक है। इसके बाद है वर्गों में रूढ़िवादिता कैसे आती है, तो वर्गीयता के आधार पे आप क्या करते हैं, रूढ़िवादिता का पालन करते हैं। जैसे क्या है, भारत में दो प्रकार के वर्ग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। कौन सा वर्ग, हम इसमें वर्ग मतलब, जब भी आप वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। संसाधनों पर किसका कितना स्वामित्व है उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अमीर और गरीब दो वर्ग देखने को मिलेंगे। अमीरों के पास संसाधन अधिक है, गरीबों के पास क्या है, अभावग्रस्त हैं। तो अब हम एक रूढ़िवादिता क्या बना करके चलते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है वो सदैव क्या करता है, गलत कार्य करता है। हमने क्या एक रूढ़िवादिता बनाई कि जो व्यक्ति गरीब है वो सदैव क्या है, गलत काम करता है। और हमने गरीब, ये किन्ने रूढ़िवादिता बनाई, अमीरों ने रूढ़िवादिता बनाई। और गरीबों ने क्या रूढ़िवादिता बनाई अमीरों के प्रति, कि जो व्यक्ति अमीर है सदैव क्या रहेगा, अकड़ के चलेगा, पैसे का घमंड दिखाएगा। ये सब हमने क्या है, अपनी अपनी रूढ़िवादिता बना करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका वर्गीय रूढ़िवादिता आती है। इसके बाद आता है आपका रूढ़िवादिता के प्रभाव। रूढ़िवादिता के प्रभाव में क्या आ जाता है आपका, एक मिनट है ना। रूढ़िवादिता के प्रभाव में क्या क्या आता है, तो लैंगिक भेद को बढ़ावा मिलता है, जातिगत भेद बढ़ेगा। लैंगिक भेद मतलब अभी लैंगिकता के आधार पर हमने रूढ़िवादिता का प्रकार देखा, तो लैंगिक भेद बढ़ेगा। जातिगत रूढ़िवादिता से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। नस्ली भेदभाव मतलब रंग के आधार पर जो आप रूढ़िवादिता करते हैं, ठीक है, काले लोगों का गोरों के प्रति, गोरे लोगों का कालों के प्रति, ठीक है। या फिर बीच में यहीं पे कौन बैठा हुआ है, एक ब्राउन व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो एशियन रहता है ना। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है, सिंपल सा है। धार्मिक भेद को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, समावेशी विकास में बाधक उत्पन्न होगा। समावेशी विकास क्या होता है, समावेशी विकास का सामान्य सा मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा विकास जिसमें क्या हो जाते हैं, देश के सभी वर्ग समाहित हो जाएं, ठीक है, सभी वर्ग, सभी समूह, सभी जाति क्या हो जाएं, समाहित हो जाएं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि उनका सभी प्रकार का विकास हो जाए। सभी प्रकार का विकास मतलब क्या होता है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, इस प्रकार से विकास, ठीक है। तो समावेशी विकास का मतलब क्या हो गया, सभी समूहों का सभी प्रकार से विकास। सभी समूह मतलब चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लैंगिकता के आधार पर हो, सभी समूह हो गए। और सभी प्रकार से विकास का मतलब क्या हो गया, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास हो गया, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्विक ग्राम की संकल्पना, वैश्विक में बाधक होता है। वैश्विक ग्राम की संकल्पना मतलब क्या होता है कि पूरा विश्व क्या है, एक गांव है। मतलब क्या है, जो वसुधैव कुटुंबकम का आपका सिद्धांत है उसके तहत हम क्या मान के चलते हैं कि पूरा विश्व क्या है, पूरी दुनिया क्या है, ग्लोबल विलेज है। क्या है, ग्लोबल विलेज है। क्या है, ग्लोबल विलेज है। तो उसके आधार पर हम इस चीज़ को मान के चलते हैं। इसके बाद क्या आता है, नवाचार को बढ़ावा देने में बाधक होती है। मतलब क्या है, नवोन्मेष नहीं हो पाएगा, नई नई चीज़ों की खोज आदि में क्या हो जाएगा, इसमें रुकावट आती है इसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक पिछड़ापन, बालिका शिक्षा आदि में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि आप क्या है, बालिका बालिका शिक्षा के प्रति क्या आपका रूढ़िवादी नजरिया था, तो फिर क्या करेंगे, आप बालिकाओं को पढ़ने नहीं देंगे। तो ये क्या था, पूरा आपका रूढ़िवादिता के प्रभाव थे, ठीक है। एक मिनट ना, अब इसको आता है कम कैसे करें, ठीक है। कम करने में क्या आ जाता है,
कम करने में आता है कि शिक्षा का प्रसार कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए, आधुनिकता और तार्किकता को महत्व दीजिए। हमने जस्ट रूढ़िवादिता की परिभाषा में क्या देखा था कि तार्किकता का अभाव होता है। तार्किकता मतलब क्या है, लॉजिक्स या फैक्ट्स क्या होता है, अभाव होता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, समावेशित करना पड़ेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत पहचान को महत्व देना, विभिन्न समूहों के मध्य संपर्क बढ़ाना, जिस समूह के मतलब समझो आप इस समूह में रहते हैं और इसके प्रति क्या आप रूढ़िवादिता का व्यवहार रखते हैं, रूढ़िवादी रवैया रखते हैं, तो आपको क्या किया जाए, इस समूह के साथ जोड़ा जाए। ठीक है। इसके अलावा सामाजिकरण की प्रक्रिया को मानव कल्याण के प्रति क्या करना, केंद्रित करना। संवैधानिक मूल्यों, SC ST अधिनियम, महिलाओं संबंधित अधिनियम, कानूनी प्रभाव आदि को बेहतर तरीके से लागू करना, जाति बंधनों को समाप्त करना, ग्रामीण शहरी संस्कृति का मेल जोल बढ़ा लेना। ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो प्राथमिक नैतिक शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। प्राथमिक एवं नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तर्कपूर्ण, उदारपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण को शामिल करना, और फिल्म और समाचार पत्रों, साहित्य के माध्यम से सामाजिक एकता को महत्व को क्या करना, समझाना। तो ये चीज़ क्या आ जाती है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका रूढ़िवादिता के उपयोग क्या होते हैं, मतलब रूढ़िवादिता उपयोगी कैसे हो सकती है। ठीक है। तो रूढ़िवादिता कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकती है, मानव व्यवहार को निर्देशित करने में। कि रूढ़िवादिता सकारात्मक होगी तो व्यवहार कैसा हो जाएगा, सकारात्मक। और रूढ़िवादिता अगर नकारात्मक होगी तो व्यवहार कैसा हो जाएगा, नकारात्मक। ठीक है। तो आपको रूढ़िवादिता को सकारात्मक रखना है ताकि आपका व्यवहार कैसे हो जाए, सकारात्मक हो जाए। तो मानव व्यवहार क्या हो सकता है, यहाँ से निर्देशित हो सकता है। दूसरा, समय नष्ट होने से बचाती है। कैसे, कि रूढ़ियाँ पहले से किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति के बारे में सूचना प्रदान करती हैं, जिससे हमें जांच पड़ताल एवं उसे समझने का क्या है, समय बच जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी नौकरी के प्रति क्या हमारी रूढ़ियाँ, जैसे उदाहरण के लिए समझो कि आपका क्या है, आप 10वीं कक्षा के बाद कौन से विषय का चयन करेंगे, आप 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय का चयन करेंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी किस विषय के प्रति रूढ़ी है। अगर आप मान के चलते हैं कि जो कॉमर्स है, जो आर्ट के बच्चे होते हैं, वो सदैव क्या होते हैं, जीवन में असफल होते हैं, तो आप अपने बच्चे को, अपने या जो भी व्यक्ति आपके घर का लड़का है, उसको वो दोनों विषय नहीं लेने देंगे। आपका समय बच गया, आप वहाँ पे अन्य चीज़ों से क्या हो गया, बचाव हो गया। ठीक है। क्योंकि आपने क्या कर लिया था, जांच पड़ताल में पहले से करके रखे हुए थे, आपने एक रूढ़ी बना के रखी हुई थी, तो वो चीज़ क्या हो गई, आपका वहाँ पे समय बच गया। ठीक है। तो समय नष्ट होने से कौन बचा लेता है आपको, कई बार रूढ़ी बचा भी लेती है। ठीक है। इसके बाद आता है भविष्यवाणी में मदद करती है। कैसे, तो रूढ़ियाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि के बारे में उसका भविष्य जानने में मदद कर देती हैं। इसके अलावा शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे, पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सफल होता है, अपनी मनो इच्छा क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। उदाहरण की प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी क्या हो सकता है, असफल हो सकता है। हमने क्या बना लिया है, एक रूढ़ी बना ली है। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुभव को बढ़ाती है। अनुभव कैसे को बढ़ावा मिलता है, तो मतलब जो चीज़ें क्या करते हैं, आप अपनी रूढ़ी के आधार पर सीखते चले जाते हैं, उसी के आधार पर क्या होता है, आपके अनुभव में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका पूरा आज का लेक्चर हो जाता है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो पूर्वाग्रह के प्रकार हमने देख लिए सबसे पहले। ठीक है। पूर्वाग्रह क्या देखे आपने, प्रकार देखे, एक मिनट। हम्म, पूर्वाग्रह के आपने क्या देख लिए, प्रकार देख लिए। फिर हमने पूर्वाग्रह के प्रभाव देखे, विभेद क्या होता है ये देखा, पूर्वाग्रह विभेद में अंतर क्या होता है इसको भी देखा, पूर्वाग्रह विभेद को खत्म कैसे करें ये भी हमने डिस्कस किया। रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादिता की विशेषताएं क्या होती है, रूढ़िवादिता के विकास के कारण क्या होते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादिता क्या होती है, जो आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक मेंशन है वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद रूढ़िवादिता के प्रभाव क्या होते हैं, रूढ़िवादिता को दूर कैसे करें, इतना टॉपिक हमने डिस्कस किया। ठीक है। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। ठीक है। मतलब अगर लेक्चर सीरीज चल रही, किसी को उपयोगिता अगर लगती है तो उसको आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। किसी कोई डाउट, ठीक है। तो अभी क्या है, क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।